हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 83, जिसमें कि हम वोटिंग बिहेवियर को समझेंगे, मतदान व्यवहार को समझेंगे। ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम फॉर पीडीएफ @मंजू PW UPSC वाला आप सर्च कर लें, या फिर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। क्लासेस की इंफॉर्मेशन, नोट, सारी चीजें आपको इस पे मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 83, जिसमें कि हम बात करेंगे मतदान व्यवहार के बारे में। मतदान व्यवहार, मतदान व्यवहार, क्या आपको इस शब्द से समझ में आ रहा है? मतदान व्यवहार मतलब कोई जो मतदान कर रहा है, वोट कर रहा है, वो इसको क्यों कर रहा है, वो ये व्यवहार क्यों कर रहा है ना? तो यहां पर इसका हमें समझना है कि इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, और इसके निर्धारक तत्व जो है वह क्या है। हमें मतदान व्यवहार के बारे में 3 बातों को समझना है। सबसे पहली बात है कि मतदान व्यवहार का अर्थ क्या है। दूसरी बात हम समझेंगे कि आखिर इसमें महत्व क्या है। ठीक है, इसमें कुछ विद्वानों की बात की गई है कि जैसे कि एक विद्वान है, वो क्या कह रहे हैं, उनके अनुसार जो मतदान व्यवहार है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे निर्धारक तत्वों का, निर्धारक तत्व जिसके आधार पर जो व्यक्ति है वह क्या करता है, मतदान करता है। तो ये 2-3 बातें हमें समझनी है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे? अर्थ से। आखिर इसका जो अर्थ है वह क्या है। ठीक है, तो अर्थ के बारे में यह कहा जाता है कि बेसिकली जो एक निर्वाचक है ना, अगर हम वोटर की बात करें, निर्वाचक की बात करें, निर्वाचक कह लो, वोटर कह लो, ठीक है, तो ये जो निर्वाचक, ये जो वोटर है, आखिर वह किसी को वोट क्यों दे रहा है, मतलब क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो निर्वाचक है उसने मतदान किसे दिया, क्यों किया। तो इसका मेन कारण क्या है कि जो मतदाता है, हम उसके बिहेव को समझने की जो कोशिश है वह करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि आखिर जो वोटिंग बिहेवियर है, वोटिंग बिहेवियर है, इसका अर्थ आखिर क्या है। वोटिंग बिहेवियर का अर्थ आखिर क्या है? देखो, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, खैर वो महत्व में पढ़ लेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम बेसिकली, हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाई, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या कर रहे हैं, वोट देकर खुश हैं। हमने क्या किया, हमने वोट दे दिया। किसको दिया? अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया, किसी पार्टी को दे दिया। जैसे कि प्रतिनिधियों को आपने वोट दे दिया, है ना। कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं, जैसे कि 2024 के जो ये चुनाव हुए ना, इस चुनाव में जैसे कि हम मुस्लिम वर्ग की अगर बात करें, तो मुस्लिम का लगभग 38 से लेके 40% जो वोट है वह किसको गया? कांग्रेस को गया। और वहीं अगर हम आदिवासी समुदाय की बात करेंगे, तो जो आदिवासी समुदाय है, इसका अगर 30% प्लस जो वोट है, लगभग 48%, नॉट 30, लगभग 48% जो वोट है, ये किसको गया? बीजेपी को गया। तो आखिर इन दोनों के पीछे रीजन क्या है? इन दोनों के पीछे मतलब उसके वोटिंग बिहेवियर के पीछे क्या रीजन है? बस वही चीज है, मतदान व्यवहार की, आपने किसको वोट किया और क्यों किया। उसी चीज को समझने के लिए हम वोटिंग बिहेवियर को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, इसमें एक विद्वान है, वो कहते हैं, प्लानो एंड रिक्स, वो कहते हैं कि बेसिकली सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार वोट देते हैं, वोट किस प्रकार देते हैं, मतदाताओं के उसी व्यवहार के अध्ययन को ही हम वोटिंग बिहेवियर कहते हैं। मतलब लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में चुनाव के संदर्भ में मतदाताओं का जो व्यवहार है, चुनाव के संदर्भ में, चुनाव एक राजनीतिक प्रणाली है, तो हमने कह दिया राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में मतदाताओं का क्या व्यवहार है। तो चुनाव के संदर्भ में मतदाताओं का व्यवहार, चुनाव के संदर्भ में मतदाताओं का जो व्यवहार है, वही आपका वोटिंग बिहेवियर है।
या हम ये कह लें कि जो राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली में मतदाता का जो व्यवहार है या मतदाता की जो भागीदारी है, ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, वोटिंग बिहेवियर कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गार्डन मार्शल करके एक विद्वान की बात कही गई है। वो ये कहते हैं कि बेसिकली हम उन मतलब कुछ तो ऐसा निर्धारक तत्व है, कुछ तो ऐसा है जो कि ये डिटरमाइन करता है कि कोई व्यक्ति किसको वोट देगा, कोई व्यक्ति किस पार्टी को वोट देगा। तो यहां पर ये कहा गया कि निर्धारक तत्व होते हैं। क्या कहा गया कि जो मतदान व्यवहार है, कोई व्यक्ति किसे वोट दे रहा है, कोई व्यक्ति या वोटर की हम बात करें, कोई व्यक्ति या वोटर ज्यादा सही शब्द है, ये किसे वोट दे रहा है, किसे वोट दे रहा है, ठीक है, और क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है। अब इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके कुछ निर्धारक तत्व है। उसने निर्धारण किया, किसी आधार पर निर्धारण किया, जैसे कि अयोध्या में बीजेपी हार गई जबकि राम मंदिर भी बना। एक बड़ा मुद्दा रहा, एक स्पेशली मुद्दा रहा, कई टीवी न्यूज चैनल्स की हेडलाइन कई दिनों तक बनी रही कि बीजेपी अयोध्या में हार गई। आखिर उसके पीछे रीजन क्या था, रीजन क्या था। अभी भी अयोध्या जो है वह काफी चर्चा में है इन चीजों को लेके कि वहां के जो दुकानदार उनसे लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं। तो यहां पर आखिर बीजेपी क्यों हारी अयोध्या में, उसका अगर विश्लेषण किया जाए तो उसके पीछे ये एक रीजन पता चलता है कि मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है, एक बहुसंख्यक और ठीक है आपने पर्टिकुलर धर्म के लिए किया, लेकिन वहां पर जो आम लोगों को जो असुविधा हुई उसकी वजह से लोगों ने वोट नहीं किया बीजेपी को। सोच रहे थे कि नहीं अयोध्या से तो बीजेपी ही जीतेगी। एक निर्धारक तत्व क्या हो गया था उसमें, उसमें निर्धारक तत्व हो गया कि इतने लंबे समय से मंदिर नहीं बना, मोदी जी ने बनवा दिया, है ना, उद्घाटन किया, देश विदेश से आपने देखा कितने लोग आए, कितनी पॉपुलैरिटी मिली उस चीज को। तो यहां पर एक और जो प्लस पॉइंट है वो मोदी जी की पर्सनालिटी में हो गया कि जिनको जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपने ये सारी चीजें सब सुनी होंगी रील्स में और चारों तरफ, लेकिन हुआ कुछ और कि अयोध्या से ही बीजेपी हार गई और उसके पीछे निर्धारक तत्व क्या काम कर रहा था कि वहां के लोगों को असुविधा हुई, वहां के लोग के जो घर है, ठीक है, वो अतिक्रमण में चले गए वहां के रोड बनाने के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए, और इसलिए उन लोगों ने नाराजगी के चलते वोट नहीं किया। तो यहां पर ये क्या हो गया कि उनका बिहेवियर हो गया, हमें उसी का अध्ययन वोटिंग बिहेवियर पे कर लेना है। ओइलम कुलाविदु है, ओइनम कुलाविदु ये कहते हैं कि ऐसा व्यवहार जो मतदाता की पसंद, प्राथमिकता, विकल्पों को बताता है। मतलब मतदाता की पसंद क्या है, मतदाता का विकल्प क्या है, ठीक है, मतदाता की प्राथमिकता क्या है। अब जो शिक्षा चाहते हैं, अगर सरकार शिक्षा को प्रमोट करेगी तो वो देगा। जो कहता है कि नहीं भाई आप बेरोजगार का मुद्दा बहुत उठा के आप रोजगार दोगे, हम उस सरकार को वोट देंगे। तो यहां पर क्या है कि पसंद होती है, विकल्प होती है, प्राथमिकता होती है लोगों की, और उसी आधार पर कुछ कार्यक्रम होते हैं जो कि सीधे सीधे प्रतिबिंबित करते हैं ना। कुछ कार्यक्रम होते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कुछ कार्यक्रम होते हैं, इस आधार पर हम क्या कर देते हैं, ये ऐसे आधार हो जाते हैं, हम इसके आधार पे वोट कर देते हैं। ज्यादातर जैसे कि आप देखेंगे कि कांग्रेस को वोट मुस्लिम देते हैं, हिंदू जो वोट है वह अपने बीजेपी को दे रहे हैं। ठीक है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू दे रहे हैं, कुछ अगड़ी पिछड़ी जातियां, दलित और इन सभी के अलग अलग समीकरण बन जाते हैं और उन्हीं सभी चीजों को आप वोटिंग बिहेवियर में पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, हमने इसके अर्थ की बात कर ली, थोड़ा सा हम किसको समझेंगे कि आखिर इंपॉर्टेंस क्यों है। अब सरकार क्यों हारी, किस जगह पर, किस कोई पार्टी क्यों हारी, वो उसका डेफिनेटली वहां पे जरूर अध्ययन करेगी कि आखिर हम वहां पे हार क्यों गए, है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी महत्व की बात करेंगे कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व इसका क्या है। मतदान व्यवहार का महत्व क्या है, इसके लिए ना एक शब्द का यूज होने लगा, इसके लिए एक वर्ड का यूज होने लगा, और ये वर्ड है सेफोलॉजी। ये वर्ड है सेफोलॉजी। सेफोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली
इस सेफोलॉजी का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड स्टडी ऑफ वोटिंग। सेफोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्शन, स्टडी ऑफ इलेक्शन, चुनाव का अध्ययन करना और वोटिंग का अध्ययन करना। इलेक्शन एंड स्टडी ऑफ वोटिंग, उसी को ही हम क्या कहेंगे? सेफोलॉजी कहेंगे। और बेसिकली इसमें फोरकास्ट भी किया जाता है, जैसे कि हम फोरकास्ट क्या कर रहे हैं कि बीजेपी और मोदी जी ने जो है वह मंदिर बनवा दिया, इससे अयोध्या से वही जीतेंगे। तो ये क्या हो गया कि हमने पहले ही इस चीज को निर्धारक, अब एक निर्धारक तत्व था कि भाई लोग खुश हो गए इसलिए इनको वोटिंग काफी मिलेगी, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया? एक पूर्व अनुमान कर लिया। और इसमें यह भी शामिल है एक्सप्लेन रिजल्ट, एक्सप्लेन इलेक्शन रिजल्ट। पूर्वानुमान तो था कि भाई जीतेंगे, लेकिन हमने जब एक्सप्लेन किया रिजल्ट तब हमने देखा कि लोगों को परेशानी ज्यादा हुई, वहां का आदमी त्रस्त हो गया और इसलिए उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो यहां पर ये क्या हो गया कि स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड वोटिंग, तो चाहे आपको फोरकास्ट करना हो या फिर आपको रिजल्ट जो है एक्सप्लेन करना हो, दोनों ही चीजों में मतदान व्यवहार का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब नेक्स्ट देखो कि राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। राजनीतिक और सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझने हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरी बात है बच्चों कि आमजनों को, बेसिकली जो आम व्यक्ति है, एक आम व्यक्ति वह लोकतंत्र में कैसे शामिल होगा उसकी जांच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आमजनों, आम सामान्य व्यक्ति, मैंगो पीपल, है ना। तो आमजनों की लोकतंत्र में जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन, इसकी ये जांच करेगा। तीसरी बात है कि बेसिकली वास्तविक प्रभाव क्या रहा वोट का, वास्तविक प्रभाव क्या रहा उस वास्तविक प्रभाव की जांच करने के लिए मतदान व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ ऐसे समीकरण रहते हैं चुनावी राजनीति में, मतलब जो वर्तमान की राजनीति वो कहीं ना कहीं अतीत से जुड़ी रहती है। जैसे कि कांग्रेस के अगर जीतने का कारण था शुरुआत के कई दशकों तक, उसके पीछे कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंदर खड़े होकर सभी ने क्या किया था? स्वतंत्रता प्राप्त की थी, है ना। तो कई, जैसे कि चाहे हम गांधी की बात करें, नेहरू की बात करें, सभी अगर हम उस वक्त देखें कि एक ही पार्टी है जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, ठीक है, सब उसके अंतर्गत आ गए, सारी पार्टियां उससे जुड़ गई, तो वहां पर उसको एक बेनिफिट मिल गया और इसलिए कांग्रेस शुरू में आप पर आ जाई रही। तो यहां पर क्या हो गया कि बेसिकली चुनावी राजनीति किस हद तक अतीत से संबंधित है, चुनावी राजनीति किस हद तक अतीत से संबंधित है, अतीत से संबंधित है या विच्छेदित है, या कोई अतीत से उसको मतलब ही नहीं है, या विच्छेदित है। अगर हमें इस चीज को समझना है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क भी हमारा इसी से सॉल्व होगा। इसके अलावा हम आधुनिकता और प्राचीनता की बात करें, आधुनिकता और प्राचीनता, इसको समझने के लिए मतदान व्यवहार, ठीक है, प्राचीनता, तो ये हो गया आपका। ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ और बातें हैं, वोटिंग बिहेवियर एंड आर्ट, महत्व की बात हम कर रहे हैं। दो तीन पॉइंट्स और समझो कि बेसिकली मतदान व्यवहार का महत्व हमारे लिए इसलिए भी है, एक विद्वान है, विद्वान का नाम है एनजीएस, है ना, एनजीएस किनी, जरूरत नहीं है नाम याद रखने की, केवल हमें बस पॉइंट्स याद रखने हैं। ये कहते हैं कि बेसिकली इसका जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये जो लोकतंत्र में हम वोट दे रहे हैं, इसका मतलब हम वैधता ही तो दे रहे हैं कि जाइए आप कानून बनाइए, हम पर शासन कीजिए। तो ये कहा जाता है कि जो मतदान व्यवहार है ये लोकतांत्रिक शासन को वैधता प्रदान करता है, ये लोकतांत्रिक शासन को वैधता प्रदान करता है, लीगैलिटी प्रदान करता है
है ना, वैधता प्रदान करता है कि जिसे चुना है वही शासन करेगा। दूसरा है राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता को दिखाता है। सहभागिता, लोगों की भागीदारी, सहभागिता, पार्टिसिपेशन, ठीक है। लोगों की भागीदारी क्या है? जैसे कि मान लीजिए लोग कहते हैं कि जो शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो वोट कम देते हैं और जो पुअर पीपल है वो वोट ज्यादा देते हैं। इस मतदान व्यवहार के पीछे क्या है कि जो शिक्षित व्यक्ति है उसे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा सरकार क्या नहीं जाती, एक गरीब व्यक्ति उसको बड़ा फर्क पड़ रहा है क्योंकि सरकार ऐसी योजनाएं लेके आती है जिससे कि वो व्यक्ति जो है उसको राशन और सारी चीजें फ्री मिल रही है, तो उसे ज्यादा फर्क पड़ेगा सरकार से। एक मिडिल क्लास उन चीजों को फर्क नहीं पड़ा जिसकी नौकरी निश्चित है, सारी चीजें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वोट करने के लिए गरीब आदमी जा रहा है, लेकिन जो एक एजुकेटेड है ज्यादा वो जा नहीं रहा, क्योंकि है ये ऐसा हमारे। तो हमारी आखिर ऐसा है क्यों? यही तो मतदान व्यवहार हमें बताता है। फिर है कि निर्णय निर्माण की क्रिया क्या है, मतलब कोई वोट किसे दे रहा है, वो किस आधार पर दे रहा है, वो डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहा है। तो निर्णय निर्माण की क्रिया को समझने के लिए, निर्णय निर्माण की क्रिया को समझने के लिए आपको महत्व जानना होगा इसका। इसके अलावा एक नागरिक का, अब देखो चूंकि सहभागिता कैसे हो रही है कि जो नागरिक है वो सरकार बनाने में अपनी भागीदारी कर रहा है। सरकार कौन होगी इसके लिए भागीदारी, मतलब एक सीधे संबंध स्थापित करेगा। सीधे संबंध कि जो औपचारिक सरकार है, ये सरकार तभी तो बनी जब हमने वोट किया। तो इस औपचारिक सरकार के साथ सीधा प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए हमें मतदान व्यवहार को समझना होगा। आया समझ में महत्व? अब हम चलते हैं और अब हम पढ़ते हैं कि देखो बेसिकली कुछ ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व होते हैं, कुछ ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व होते हैं जो कि हमारे इस बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो भारतीय समाज आप देखते हैं कि अपनी प्रकृति में बहुत ज्यादा विविध है, लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनके अपने ट्रेडिशंस अलग हैं, धर्म अलग है, बहुत सारे ऐसे कारक बीच में आ जाते हैं कि हम उस आधार पर डिसीजन लेते हैं कि हम वोट किसको करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ निर्धारक तत्वों की, मतदान व्यवहार को क्या प्रभावित करेगा। कुछ निर्धारक है इसके कुछ निर्धारक हैं, हमें बस उन्हीं निर्धारकों को समझना है, ठीक है। पहली बात तो ये कही जाती है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक हैं, इसको भी आप लिख ही लीजिए यहाँ पे। कुछ सामाजिक कारक हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। तो पहला तो इसमें हम समझेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है। अगर हम जैसे हम विविधता की बात करेंगे, अच्छा चलो भेदभाव की बात करें, तो भारत में किस आधार पर सबसे ज्यादा आपको भेदभाव दिखता है? वो दो पहले कारक आप लिख लो, एक जाति, दूसरा धर्म। तो एक निर्धारक क्या हो गया कि वो हमारी जाति है, एक क्या हो गया, कास्ट, बहुत बड़ा निर्धारक तत्व है कास्ट। दूसरा धर्म, रिलीजन, वो हमारे धर्म का है, डजेंट मैटर, काम करेगा नहीं करेगा, हमारे धर्म का है, उतना ही हमारे लिए बहुत है। सही है या गलत है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे धर्म का है, हमारे लिए बहुत है। तो यहाँ पर क्या है कि जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहा जाता है कि भारतीय राजनीति जातिवाद है, भारतीय राजनीति हमारी कास्ट का है, हम इसलिए वोट करेंगे। भारतीय राजनीति जातिवाद है और जो जाति है उसमें राजनीति है। जाति जो है ना, जाति, राजनीति। तो रिलीजन इन कास्ट एंड कास्ट इन रिलीजन दोनों एक तरह से इंटरकनेक्टेड है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। देखो जब हमने दूसरे देशों की, पश्चिमी देशों की बात की थी, हमने देखा था कि वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज बन रही थी वो सामाजिक, आर्थिक कारकों पर बन रही थी, पर इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो जाति के आधार पर बनती है, वो धर्म के आधार पर बनती है, वो और परंपरा, वो भाषा के आधार पर बनती है। तो कारक भी वही। अब सोचो कि अगर मान लो वो पार्टी उस आधार पर बनी तो उसका वोटर बैंक भी तो वही होगा। तो जो चीज प्रभावित कर रही है पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, वही प्रभावित तो करेगी
करेगी मतदाता को। तो यहाँ पर चाहे हम जाति की बात कर ले, चाहे हम धर्म की बात कर ले, चाहे हम भाषा की बात कर ले, ये सारी चीजें कनेक्टेड हो गई। तो वो चीज राजनेता को प्रभावित करेगी, वही चीज वोटर को भी प्रभावित करेगी। तो भारतीय राजनीति कैसी है? जातिवाद है। और जाति में क्या है? जाति में जाति राजनीति है। ठीक है, जाति में क्या है? राजनीति है। तो यहाँ पर ये बातें हैं कि वो हमारी जाति का है तो हम वोट किसे देंगे? हम अपनी कास्ट वाले को वोट देंगे। चलता है ये। ठीक है, बहुत बहुत कम आप ऐसा देखेंगे। तो यहाँ पर यही है कि जाति का राजनीतिकरण और राजनीति में जातिवाद भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता है, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी रणनीति बनाते समय कास्ट को जरूर ध्यान रखते हैं कि इस कास्ट का वोट हमारे पास, तभी तो लोग कास्ट और इन सब चीजों को सपोर्ट करते हैं कि उनका भाई वोट बैंक चला जाएगा। दूसरी बात है धर्म। हमने तो अपनाया धर्मनिरपेक्षता को। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान बहुत ही प्रोग्रेसिव है भैया। संविधान को पढ़ लेना, याद कर लेना भले आसान हो, पर संविधान को लागू करना, उसको अक्षरतः लागू करना, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत मॉडर्न, बहुत प्रगतिशील है। बट समाज नहीं है, समाज 50 और 100 सालों में बदल रहा है। संविधान तो हो सकता है हम 1 और 2 दिन में पढ़ ले, लेकिन समाज कैसा बदल रहा है 50 सालों में, 100 सालों में। तो यहाँ पे तो कहा कि भाई धर्मनिरपेक्षता है, किसी भी धर्म और इन सब चीजों को प्राथमिकता नहीं है, बट हम धर्म के आधार पर वोट कर रहे हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे धर्म का है। तो भारत जो है वह कैसा है? धर्मनिरपेक्षता है ना, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन उसके बाद भी आप क्या देखते हैं? सांप्रदायिक प्रचार देखते हैं। धर्म को, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ा के वोट हासिल किए जाते हैं। आप सांप्रदायिकतावाद देखते हैं, आप सांप्रदाय के आधार पर प्रचार देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपने धर्म का इस्तेमाल किया, जाति का इस्तेमाल किया और लोगों को अगर आपने भड़काया, आप इस आधार पर वोट नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे ऑर्डर लगा रखा है, पर मानता कौन है? धर्मनिरपेक्ष है, फिर भी हम क्या करेंगे? सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। तो कम्युनलिज्म क्यों है? अगर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में या फिर राजनीति जो हमारे यहाँ है, उसमें आपको ये मतलब राजनीति इस चीज को भड़का देगी। भले ही समाज में आपको हिंदू मुस्लिम उतना ना दिखे, वो शांति सद्भाव से रहते होंगे, बट राजनीति ऐसी है कि वो अगर उसे चाहिए हिंदू और मुस्लिम वोट, वो हिसाब से लड़वा के अपने अकॉर्डिंगली वोट ले लेगी। तो यहाँ पर क्या है कि धर्मनिरपेक्षता है, फिर भी सांप्रदायिकता है। यहाँ पर धर्म के आधार पर भाई शोषण किया जाता है। धर्म के आधार पर शोषण, संप्रदायवाद सब है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? धर्म को ही वोट दे रहे हैं कि ये हमारे धर्म का है। जाति, धर्म और क्या हो गया? भाषा। भाषा को कैसे भूल सकते हैं? ये वो आधार है, याद करो कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी बनी थी उसका परंपरागत रीजन तो था भाषा, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक बेस पर लैंग्वेज बहुत बड़ा कारक है। देखो, जैसे कि आप, भाषा बहुत बड़ा कारक है कि हमारे मतदान व्यवहार को प्रभावित करेगा। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में है डीएमके, और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है टीडीपी। तो ये जो पार्टियां हैं, इनके बनने का आधार ही क्या था? भाषा। अब ऑब्वियस सी बात है, इस आधार पर बनी, तो इस भाषा के लोग जो पर्टिकुलर भाषा को प्रमोट कर रहे हैं उसी भाषा वाले को तो वोट देंगे। तो यहां पर क्या है कि जब हम, अगर हम पुनर्गठन की बात करेंगे, पुनर्गठन की जो मांग उठती है या 1956 में जो आता है, जो रिपोर्ट आती है, वो सारी चीजें क्या है कि भाषा उसके पीछे एक बहुत बड़ा निर्धारक तत्व था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, पैसा कहाँ नहीं है भैया? हर जगह है पैसा, धन, पूंजी, पैसा, रुपया। तो यहां पर देखो, पैसे, नोट के बदले वोट, धन की राजनीति, ये भी तो हमारे मतदान व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। नोट के बदले वोट, शराब के बदले वोट, बिरयानी के बदले वोट, नोट के बदले वोट। ये क्या है? आपको ये नहीं दिखा रहा कि ये आपके मतदान व्यवहार को प्रभावित कर रहा है? जो पैसा दे रहा है, जो कंबल बांट दे रहा है, तभी तो सरकार कहती है फ्रीबीज नहीं होगी। मतलब सरकार तो बांट रही, न्यायपालिका कहती है कि आप मुफ्त की ये चीजें नहीं बांट सकते, फ्रीबीज आप नहीं बांट सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली धन की बात अगर हम करेंगे तो हमारे मतदान व्यवहार को बहुत बड़ा रीजन है जो कि ये प्रभावित करेगा। क्या है ये पैसा है। ठीक है, इसके अलावा एक और अगर हम निर्धारक तत्व की बात करें, ये है क्षेत्र, वह हमारे क्षेत्र का है।
रिलीजन है तो रीजन भी है। क्षेत्रवाद, वह हमारे क्षेत्र का है इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। तो क्षेत्र का एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। ठीक है, क्षेत्र का एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। तो क्षेत्रवाद और उपक्षेत्रवाद का मतदान व्यवहार पे बहुत बड़ा फर्क होता है कि हमारी जो भावनाएं हैं कि राज्य से जुड़ी हैं या इस पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़ी है, वो वहां का प्रत्याशी, हम उसको वोट दे देते हैं, हमारा मतदान व्यवहार प्रभावित हो रहा है इससे। ठीक है, इसके अलावा एक और बात हम समझेंगे और वो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, करिश्माई व्यक्तित्व। अगर जब तक नेहरू जी रहे तब तक वो पीएम रहे, उसके पीछे रीजन क्या था? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये सारी चीजें क्या है? आप क्या कर रहे हो, किसी पे, किसी के करिश्माई व्यक्तित्व पे विश्वास इतना करने लगते हैं कि आपके लिए बाकी फैक्टर्स तो मैटर ही नहीं करते। आपने बीजेपी को उस जगह भी हो सकता है वोट दिया जहां पे कुछ काम ना हुआ हो, क्योंकि हर जगह तो मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं ना। कि आप सोचे किसी ग्राम पंचायत में या किसी और ऐसी जगह पर जहां पर बीजेपी की ही सरकार है, वहां काम नहीं हो रहा, लेकिन आपने किसका फेस देखते हुए वोट दे दिया? मोदी जी का फेस देखते हुए वोट दिया। और ये इसके पीछे रीजन क्या था? करिश्माई व्यक्तित्व। तो यहां पर जब वो व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, आपके मतदान व्यवहार को उसने प्रभावित कर दिया। तो यहां पर क्या है कि आप बेसिकली ये केवल देश नहीं बल्कि किसी क्षेत्र या किसी राज्य, किसी एक पर्टिकुलर जगह के आधार पर हो सकता है। कभी कभी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि आपको उसके आगे हर चीज बौनी लगने लगती है, छोटी लगने लगती है। आपके मतदान व्यवहार को यह प्रभावित करेगा। ठीक है, आपके मतदान व्यवहार को क्या करेगा? ये प्रभावित करता है। अब देखो, इसके अलावा हम देखेंगे कि विचारधारा है, दलीय पहचान है। विचारधारा, आप किस विचारधारा के हैं, आप उसे सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। अब जैसे कि कांग्रेस कह रही थी भाई संविधान बचाओ, लोगों को ज्यादा ट्रस्ट आया विकसित भारत बनाओ। तो यहां पर क्या है कि विचारधारा बहुत सारी हो सकती है। समाजवादी, साम्यवादी, लोकतंत्र। तो यहां पर जिस विचारधारा के आप हैं और उस विचारधारा को अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी जो है वह अपनाती है तो आप उसको वोट देते हो, है ना। कोई पर्टिकुलर पार्टी अगर इसको अपना रही है तो आप इसको वोट दे रहे हो। तो यहां पर विचारधारा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो कोई राजनीतिक दल अगर किसी विचारधारा को अपनाएगा, मतदाता क्या करेगा? उस विचारधारा का, इसलिए उसने उसको वोट दे दिया। तो साम्यवाद है, पूंजीवाद है ना, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता है। जो लोग चाहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बना दो, वो ज्यादा धर्मनिरपेक्षता को या फिर इन सब चीजों को वो नहीं सपोर्ट करेंगे। उन्हें क्या लगेगा कि नहीं, एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इस तरह की बातें। तो यहाँ पर अब जो पार्टी इस चीज को बढ़ावा देगी वो उसको पसंद करेंगे, उसको वोट करेंगे। तो जो यहाँ पर जिस विचारधारा का है वही चीजें आपको अट्रैक्ट। हमारी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा होता है कि आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग होते हैं, बट आपकी जिससे वाइब मैच होती है, आपकी जिससे फ्रिक्वेंसी, आपकी जिससे एक अच्छी बातचीत, एक ट्यूनिंग बैठ जाती है, वो आपका परम मित्र हो जाता है ना। ज्यादा वाइब्स बैठ गई तो लाइफ में हमेशा के लिए भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि विचारधाराओं का ही खेल है कि आप चारों, अगर आपके अंदर कोई बुराई है, आपको उस तरह के लोग अच्छे लगेंगे, आपके अंदर कोई अच्छाई है, आपको उस तरह के लोग अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर आपके चारों तरफ की चीजें क्या है, आपके कहीं ना कहीं मनोभाव से ही प्रेरित हो रही होती है। और उसी हिसाब से कि जैसा व्यक्ति होता है वैसे ही वह दोस्त चुन लेता है। ठीक है, ठीक है। तो ये विचारधारा का हो गया। इसके अलावा हो गया दलीय पहचान। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसकी क्या पहचान है, किस आधार पर। और एक और हो गया, हम कुछ अन्य कारक भी लिख देते हैं। अन्य कारक कुछ और आपको लग रहा है वो इसमें डाल दो आप। अन्य कारक भी आपके लिए हो सकते हैं, जैसे कि चुनाव का अभियान कितना है, इसमें मीडिया की भूमिका आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा कि मीडिया की कितनी भूमिका है, चुनाव का अभियान सरकार के द्वारा कितना चलाया गया,
कौन कौन सी ऐसी घोषणाएं थी जो लोगों के मन तक पहुंची और उन्होंने आपको वोट दिया। ठीक है, चुनाव के समय में देश की आर्थिक दशाएं कैसी थी, देखो जब भी देश की आर्थिक दशाएं देखेंगे आपकी, जब अच्छी हुई या खराब हुई, उस हिसाब से लोगों ने क्या किया, रिएक्ट किया। जैसे कि इंदिरा गांधी बड़ी लोकप्रिय नेता थी, विश्व स्तर पर भी उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ रही थी, लेकिन जब देखा कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया तो लोगों ने बाइकआउट कर दिया, अगले चुनाव में हार गई। लेकिन जब देखा कि अब कोई नहीं है, देश को इंदिरा ही बचा सकती है, तो फिर से वो वापस आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब दशाएं देश की कैसे, अब जैसे कि मान लो बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन है अगर देश की, तो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जो वर्तमान सरकार है वो रहे। अब सोचेंगे नई सरकार आए, कुछ तो करेगी, इस सरकार से तो ठीक करेगी, तो लोग त्रस्त होकर क्या करते हैं, तो उसी सरकार को वोट दे देते हैं। तो यहां पर अगर सरकार अच्छा कर रही है, आर्थिक दशाएं अच्छी है, आप देख रहे हैं कि चलो अभी देश का विकास हो रहा है ना, अभी ये हो रहा है, मतलब इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अभी विकास की अच्छी दशाएं है, आप वर्तमान सरकार को सपोर्ट करोगे। आपको लगेगा कि नहीं ये सरकार अच्छी नहीं है, इस समय में ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तब ऐसे में आप उस सरकार को सपोर्ट नहीं करो, किसी अन्य सरकार। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, है ना। अब देखो इसके पहले, चुनाव के पहले कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घट जाती हैं जिससे भी लोग, जैसे कि कांग्रेस, आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस को पूरा सपोर्ट मिला, तो इंदिरा गांधी जो हत्याकांड आप पढ़ते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि कई राजनेता जो है, जैसे कि आप मूवीज वगैरह में भी देखते हैं कि वो सिंपैथी लेने के लिए कभी कभी कुछ किसी का एक्सीडेंट करा दिया, कुछ करा दिया। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह की घटनाएं अन्य कारकों में आएंगी, है ना, इस तरह की घटनाएं किस में आएंगी, अन्य कारकों में आएंगे, कि आप इनसे भी प्रभावित होकर जो आपका चुनाव व्यवहार है वह प्रभावित हो जाता है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं ह्यूमन वोटिंग बिहेवियर है, नॉट ह्यूमन बिहेवियर। तो हमने इसमें क्या देखा कि मतदान व्यवहार जो है, हाँ एक बार फिर बता देती हूँ, @मंजू PW UPSC वाला, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स बच्चों आपके बड़े छोटे छोटे से हैं आगे, है ना। मेंस के लिए क्वेश्चन हो गया कि मतदान व्यवहार को क्या क्या प्रभावित करता है, आप इससे क्या समझते हैं, तो हमने जाना कि भाई ये क्या है, एक साइकोलॉजी हम कह सकते हैं, स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड वोटिंग, फोरकास्ट एंड एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम समझ तो रहे होते हैं कि हाँ ये चीजें जो है वह हमारे चारों तरफ चल रही है, बट हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बट अब आप समझ गए कि ये इसका मतलब होता है वोटिंग बिहेवियर, इसका मतलब होता है सेफोलॉजी, और हमने देखा इसके कई निर्धारक तत्व होंगे, जैसे कि जाति, भाषा, रिलीजन, धन, अन्य कारक होंगे, दलीय पहचान, विचारधारा, व्यक्तित्व, अन्य क्षेत्रवाद है। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 83। अब नेक्स्ट आपका इसके बाद चैप्टर होगा गठबंधन की सरकार। ये वाली सरकार आपकी गठबंधन की सरकार बनी ना बीजेपी के साथ, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे गठबंधन की सरकार। तब तक आप 80 से लेके 83 आपके जो 2-3 चैप्टर्स हैं ये चुनाव से संबंधित हैं, जैसे कि चुनाव के कानून क्या रहे, चुनाव सुधार क्या रहे, और यहाँ पे हमने मतदान की बात कर ली। इन तीनों चीजों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, जिसने नोट्स ना बनाए हो नोट्स बना लो। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, हम कमेंट्स पढ़ते भी हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। थैंक यू सो मच।